आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य मुद्दा ये है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तो आप नाम सब जानते हो, लेकिन आज यूटीआई एएमसी मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इस देश में मेरे ख्याल से 35 तो है कम से कम। सबसे पहली म्यूचुअल फंड अगर कोई है तो वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब इसका जन्म कैसे हुआ? तो जैसे मैंने कहा कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये जो भारत की संस्था है, इसमें 2000 की आप पीछे जाओ 23 साल एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। वो स्कैम US 64 नाम की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, जहाँ पे सब लोग जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वैसे यूनिट की पॉलिसी लेते थे, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ, करीब 60-65 हज़ार करोड़ का उस जमाने में। अब मुद्दा ये है, उसके बाद उस वक्त की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की सरकार, उन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक 3 संस्थाओं में उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया है। पहली संस्था जो है वो सूटी मतलब US 64 की स्कैम की जो अमाउंट थी वो SUUTI में तब्दीली हो गई, नंबर 1। तो आज भी वो भारत सरकार के कंट्रोल में है 100%। दूसरी बात, यूटीआई बैंक खुली। यूटीआई बैंक आज के ज़माने में शायद आपको मालूम होगा, उसका नाम है एक्सिस बैंक। उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम मिस्टर नायक। अब मिस्टर नायक जो यूटीआई के थे, यूटीआई बैंक के चेयरमैन थे, वो एक्सिस बैंक के चेयरमैन बने और सूटी का उसमें हिस्सा अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तक तो 26% था। तो ये हो गई 2 संस्थाएं। तीसरी संस्था है यूटीआई म्यूचुअल फंड मतलब ओरिजिनल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें से सूटी एक हिस्सा अभी भी भारत सरकार के पास है। दूसरा एक यूटीआई बैंक जो एक्सिस बैंक बना, और तीसरी बात यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब यूटीआई म्यूचुअल फंड ये बनने के बाद भी जो कानून जिसमें तब्दीली हुई, जिसको कहते हैं यूटीआई एक्ट हैज़ बीन रिपील्ड। यूटीआई एक्ट कब बना? यूटीआई एक्ट जब IDBI एक्ट 1964 बना, उसी वक्त मेरे ख्याल से पहले 63 में यूटीआई एक्ट का अमेंडमेंट बन गया। यूटीआई एक्ट बना अंडर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्कीम में। अब ये भारत सरकार का यूटीआई एक्ट है। अब इस यूटीआई एक्ट में तब्दीली हुई 2002 में स्कैम होने के बाद। उसके बाद 3 संस्थाएं बनी। ये संस्थाएं बनने के बाद इस संस्था में काम करने वाले पुराने लोग और नए लोग, इनकी जो सेवाएं हैं मतलब ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जनरल बाय से लेके चपरासी तक सभी लोगों की सेवा शर्तियाँ वो बरकरार रहेगी। वो भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो पॉलिसी है उसी के तहत रहेगी। उसके लिए सेक्शन 6181 ये तब्दीली की गई, जैसे वो IDBI एक्ट रिपील होने के बाद की थी। तो IDBI का रिपील भी 2002 साल में हुआ, यूटीआई का भी रिपील एक्ट 2002 में हुआ। अब मैं आगे आता हूँ, उसके बाद क्या हुआ? अब 3 संस्थाएं बन गई। 3 संस्थाएं बनने के बाद आज की जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है, हम 2020 में आ गए। 2020 में यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनिशियल पब्लिक ऑफर निकला है। 2020 मतलब आज की सरकार जो मोदी सरकार है, उसके बाद ये जो संस्था है ये मार्केट में लिस्टिंग हो गई उसकी, और ये लिस्टिंग होने के बाद सेबी के अंडर आ गई। पहले भी सेबी के अंडर थी, लेकिन अभी ये कंपनीज एक्ट में लिस्टेड हो गई। कंपनीज एक्ट 2013 में लिस्टेड हो गई, और वो एक ऐसी संस्था है जो म्यूचुअल फंड है, तो उसका गवर्नेंस जो है वो सेबी के अंडर होता है। जैसे बैंकों का रेगुलेटर कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ कि आम जो शेयर होल्डर्स हैं, आम जो एम्प्लॉयज़ हैं, आम जो भारत की जनता है, इनको ये मालूम हो जाना चाहिए सेबी ये कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर है, और उसके अंडर यूटीआई म्यूचुअल फंड काम करता है। और यूटीआई म्यूचुअल फंड जैसे 35 म्यूचुअल फंड आज कैपिटल मार्केट में काम करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, वो सेबी के अंडर उनका गवर्नेंस होता है। और लिस्टेड कंपनी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इनका लिस्टिंग होता है। मतलब इनके जो शेयर्स है यूटीआई म्यूचुअल फंड के, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। वैसे करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, और ये सारे ऑफिसर्स और ये सारे एम्प्लॉय यूटीआई के, ये सभी लोग
यूटीआई म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर्स हैं। आज यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शेयर होल्डर्स भी हैं, हम ऑफिसर्स भी हैं, और हम शेयर होल्डर्स की तरफ से हम जनता को संबोधित करते हैं, और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात देश की जनता तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आज यूटीआई का म्यूचुअल फंड, यूटीआई खुद कहता है हम प्राइवेट सेक्टर है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपके जरिए, निर्मला सीतारामन इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या निर्मला सीतारामन ये कह सकती है, क्या इस देश की सरकार ये कह सकती है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड एक प्राइवेट सेक्टर है? पहला सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हम जानते हैं कि यूटीआई म्यूचुअल फंड और सूटी ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कंट्रोल्ड है, और यूटीआई म्यूचुअल फंड 2006 के बाद, तब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, शायद 1 की गवर्नमेंट थी, 2 में भी चली, उस वक्त यूटीआई के डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में टी रोवे प्राइस, ये एक अमेरिकन म्यूचुअल फंड, इसका हिस्सा मेरे ख्याल से 32% हिस्सा उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में यूटीआई के म्यूचुअल फंड में ले लिया है, तो एक वो बहुत बड़ा बन गया। तो टी रोवे प्राइस के बाद भी सवाल यही आया, जैसे मैंने आपको समझाया कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के 3 हिस्से बन गए, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड में सरकार ने एक अमेंडमेंट करते वक्त एक बात ध्यान में रखा, उन्होंने पहले ये पूरा यूटीआई म्यूचुअल फंड, मतलब यूटीआई एएमसी कहते हैं उसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। इसमें से एलआईसी क्या है? पब्लिक सेक्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों बैंक देश की सरकार के कब्जे में, मतलब कंट्रोल्ड है, मालिकी है। तो चारों जो ओनर्स हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के, वो भारत सरकार के हैं। तो ये चारों जो स्टेक होल्डर्स हैं ये यूटीआई के ओनर्स हैं। और जब मैंने कहा कि टी रोवे प्राइस अंदर आ गया, तो आज के तारीख में भी यूटीआई के ये चारों ओनर्स जो है, इनके पास मोर देन 51% ओनरशिप है। अब वो ओनरशिप भारत सरकार को यूटीआई म्यूचुअल फंड की ओनरशिप दिलवाता है, और इसीलिए यूटीआई म्यूचुअल फंड और सूटी ये भारत सरकार के कंट्रोल में है। और इसलिए सवाल नंबर 1, यूटीआई म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा जनता की तरफ से आता है वो भारत सरकार के गवर्नेंस में आता है। जो यूटीआई म्यूचुअल फंड के बोर्ड के अंदर गवर्नेंस होता है, और कंपनीज एक्ट में और सेबी के अंडर जो रूल्स है, वहाँ पे जो कुछ चलता है 2020 के बाद, तो वहाँ पे विसल ब्लोअर पॉलिसी नाम के लिए तो है, लेकिन विसल ब्लोअर पॉलिसी मतलब ये पॉलिसी के तहत कोई भी अफसर अगर कुछ गलत चल रहा है यूटीआई म्यूचुअल फंड में, तो वो विसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत बोल सकता है, कंप्लेंट दे सकता है। ऐसे सैकड़ों कंप्लेंट्स यूटीआई म्यूचुअल फंड के पास आने के बाद भी यूटीआई म्यूचुअल फंड ने कहा कि हमारे पास कोई भी ग्रीवेंस आया नहीं है, कोई भी कंप्लेंट आया नहीं है। हालांकि उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा है, 2022 का रिपोर्ट, 2023 का रिपोर्ट, कि हमारे पास 10 साल में कोई भी कंप्लेंट आई नहीं। ये सरासर झूठ हम लोगों ने पकड़ा है। और सेबी के पास जब हमारे राहुल पोल ने एज ए प्रेसिडेंट, और हमारे षणमुगम जी ने, और हमारे राहुल जी, पवन विब्रॉल जी ने जो आरटीआई में क्वेरी की, तो सेबी से रिप्लाई आया ये झूठ है, कंप्लेंट आई है, और इतनी सारी कंप्लेंट आई है, तो इस बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, और जो भी कुछ कहा गया है वो गलत है। ये किसने कहा? सेबी ने कहा। हमने क्या सवाल पूछे थे? हमने जनता की तरफ से सवाल पूछे थे, हमारे अफसरों ने सवाल पूछे थे कि भाई आपने अपना जो यूटीआई के पॉलिसी के तहत जो इन्वेस्टर पैसा डालता है, वो पैसा आपने कहाँ डाला है? आपने रिलायंस के म्यूचुअल फंड रिलायंस होम अलायंस में डाला, उस पैसे का क्या हुआ? आपने यस बैंक में पैसा डाला, उस पैसे का क्या हुआ? आपने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में पैसा डाला, उसका क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे सवाल कि जिसको बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, मतलब मल्ल्या के पास 9,900 करोड़ है, उसने वो वापस नहीं दिए, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ, वो विलफुल ऑन डिफॉल्ट हुआ। वैसे ही
LIC और UTI में जो पैसा लोगों का आता है पॉलिसी में, वो पैसा मार्केट में जाता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज है। मार्केट में वो कहाँ डालते हैं? वो इक्विटीज में डालते हैं, डेट सिक्योरिटीज में डालते हैं। तो डेट सिक्योरिटीज हैंडल करते वक्त इस देश की UTI की ये संस्था, जो आज की तादाद में, आप सुन लो, आज की तादाद में 15 लाख करोड़ के एसेट्स UTI के कंट्रोल में है। 15 लाख करोड़ का मतलब, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 70 लाख करोड़ की एसेट्स है, बिजनेस है उनका, और UTI म्यूचुअल फंड का बिजनेस 15 लाख करोड़ है। कोई भी नेशनलाइज बैंक जो टॉप की छोड़ दो, जिनके पास 30-35 लाख करोड़ के ऊपर का बिजनेस है, लेकिन बाकी सब नेशनलाइज बैंक भी 15 लाख करोड़ तक नहीं है। बहुत सारे बैंक, 12 बैंकों में से 7 बैंक तो 15 लाख करोड़ के नीचे। इसका मतलब 15 लाख करोड़ UTI म्यूचुअल फंड के पास है, और उसमें से हजारों करोड़ अगर येस बैंक में डूब रहे हैं, DHFL में डूब रहे हैं, और रिलायंस होम में डूब रहे हैं। ये तो मैंने 3 नाम लिए, लेकिन डेट सिक्योरिटीज में मार्केट में पिछले 4-5 साल में हजारों करोड़ डूबे हैं। और मैं तो आपको कहूँ, अदानी के 16,000 करोड़, उसमें से 2,800 करोड़, मैं सही कह रहा हूँ ना, UTI म्यूचुअल फंड के हैं। कौन जिम्मेदार है? UTI के चेयरमैन है, जिसको CEO बोलते हैं, उनका नाम रहमान है। उनकी करतूतें मैं आपको सामने रखूंगा, लेकिन जनता के हित में जो मुझे कहना है वो ये है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे होता है बैंकों में, वैसे ये नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में CEO और UTI के म्यूचुअल फंड के बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी और इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी हम जनता, हम शेयर होल्डर नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? पैसा हमारा है, पैसा इन्वेस्टर्स का है। उस पैसे का इस्तेमाल डेट सिक्योरिटी जो है, वहाँ पे मार्केट में अगर वो गबन होता है, वो साइफन होता है, विदेश जाता है, हवाला होता है, और उस पैसे का राइट ऑफ भी होता है UTI मैनेजमेंट की तरफ से, तो UTI फंड का बिजनेस बढ़ता है या नीचे जाता है? मैं समझता हूँ इस देश की पहली म्यूचुअल फंड जब उसका नंबर 1 था, आज के तारीख में उसका नंबर 9 है। 35 म्यूचुअल फंड में उसका नंबर 9 है। ये गिरा हुआ उसका बिजनेस आज हमारे देश की जनता को एक शर्मनाक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इस देश की जो पार्लियामेंट्री, मतलब सबसे बड़ी पार्टी है, इसके लिए मैं सवाल खड़ा करता हूं, क्या आप म्यूचुअल फंड UTI के बारे में कुछ सवाल खड़े करेंगे? और ये बात हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए मंत्रियों को लिखा है, पार्लियामेंटेरियंस को लिखा है, और इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है कि UTI का जो अफेयर्स है, यहाँ पे कारपोरेट गवर्नेंस बिल्कुल जीरो है। ये बात हो गई जनता की तरफ से। दूसरी बात, कारपोरेट गवर्नेंस और हमारे कंप्लेंट्स को वो कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और रिपोर्ट में कहते हैं 10 साल में कोई कंप्लेंट आई नहीं। हमारे पास रिपोर्ट है, मैं आपको देता हूँ, आपका ईमेल हमें दीजिए। उस ईमेल पर पूरे देश भर में हम ये सारा रिपोर्ट देंगे जो सेबी ने हमको दिया है। उस सेबी के पास राहुल पोल प्रेसिडेंट ने RTI किया, सेबी ने उनको रिप्लाई दिया। वो सारा रिपोर्ट UTI म्यूचुअल फंड को एक्सपोज करने वाला है, इनके कारपोरेट गवर्नेंस को, वो हम आपको ईमेल में देते हैं। सरासर झूठ बोल रहा है UTI म्यूचुअल फंड कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। हालांकि बहुत सारी कारपोरेट गवर्नेंस की कंप्लेंट्स और उनके फंड्स मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट्स है। तो ये नंबर हो गया 2। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, और वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भारत सरकार ने जब 2008 के बाद PFRDA मतलब प्रोविडेंट फंड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका कानून बन गया। UPA 2 की सरकार थी, सहमत से, पूरी सहमत से वो कानून बना। मार्केट में जितना पैसा आता है, किसका पैसा आता है? देखिए, सरकार की पेंशन बंद हो गई एम्प्लॉयज़ की, और न्यू पेंशन स्कीम चालू हो गई 2005 से। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, रेलवे एम्प्लॉयज़ का पैसा, पोस्ट का पैसा, हर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का पैसा 2005 के बाद PFRDA के पास आया। PFRDA में वो पैसा 2008 के बाद आया। वो कानून ऐसा बना कि PFRDA के जो सारे पैसा आएंगे, वो लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे UTI म्यूचुअल फंड में पहले आएगा। बाद में कुछ बदल हो गए।
8 म्यूचुअल फंड का नाम लिया गया, जिसमें रिलायंस भी है, जिसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड भी है। कुल मिला के 8 म्यूचुअल फंड के पास ये PFRDA के जरिए आपके NPS का पैसा आता है। मतलब आपके बेसिक में से 10% निकलता है, गवर्नमेंट का 10% उसमें ऐड होता है, वो पैसा मार्केट में PFRDA के जरिए म्यूचुअल फंड में आता है। ये लाखों करोड़ रुपया मेरे हिसाब से अभी तक कुछ 3 या 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा सिर्फ UTI म्यूचुअल फंड में आया है। 16 लाख करोड़ रुपए, मुझे राहुल बोल अपडेट कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट NPS का, जो सरकार का एम्प्लॉयज़ का पैसा है। अगर आप मान लो DHFL या ऐसे बहुत सारे गंदे सिक्योरिटीज में उनका पैसा गया है तो NPS का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो शाम को 5 बजे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताती है, उसे कहते हैं NAV। अब जो 2005 से लेके आज तक जो पैसा एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड का है जो NPS में आया है, उसकी कीमत, लोग कहते हैं कि हमें NPS नहीं चाहिए, हमें OPS चाहिए। क्यों कहते हैं? क्यों शराब हो रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग 7 दिन स्ट्राइक पे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, रेलवे के लोग, सब लोग स्ट्राइक पे क्यों है? वो कहते हैं हमको NPS नहीं चाहिए, हमको OPS चाहिए, क्योंकि OPS ये सोशल सिक्योरिटी है, NPS ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि ये NPS PFRDA के जरिए हमारा UTI म्यूचुअल फंड और 8 म्यूचुअल फंड में जाता है, और वो डेट सिक्योरिटीज में जब जाता है, मार्केट में इक्विटी में जब जाता है, और वो कंपनी जब डूब जाती है तो हमारे NPS का पैसा डूबता है। तो हम जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, रेलवे के लोग रिटायर होने के बाद उनका पैसा पानी में जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में NPS के रिटर्न्स ये मुद्दल से नीचे है। मुद्दल के ऊपर म्यूचुअल फंड सही होने वाले, एडवर्टाइज करने वाले सारे लोग अपने एडवर्टाइजमेंट की फीस तो लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड गारंटी नहीं करता कि आपका 100 रुपया वो 105 होगा। और हम तो देखते हैं 20 साल के बाद वो 100 रुपया 85 भी होता है, 80 भी होता है, 95 भी होता है, शायद वो 101 हो सकता है। मतलब 20 या 40 साल के बाद NPS में पैसा हम क्या करते हैं? कंपनी डूब गई तो पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए UTI म्यूचुअल फंड में आने वाला 16 लाख करोड़, अभी मेरे प्रेसिडेंट बोल रहे थे, हमारे पास रिकॉर्ड है। UTI फंड का कारपोरेट गवर्नेंस इस देश की जनता का पैसा कचरे के डिब्बे में डाल रहा है, और इसकी जिम्मेदारी UTI के बोर्ड की है। सारे शेयर होल्डर का नारा है, सारे अफसर का नारा है कि हमारा पैसा डूब रहा है, NPS का पैसा डूब रहा है। DHFL, रिलायंस होम और आपके अदानी और बहुत सारी कंपनियों में डेट सिक्योरिटीज में आपका पैसा डूब रहा है, और वो सारा नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है। और लाखों लाखों लोगों का पैसा इस तरीके से जब खतरे में होता है तो क्या हम आपसे बात नहीं करें? इसलिए हम मीडिया से बात कर रहे हैं कि हम आपके पास एक आंकड़ा देते हैं, वो 16 करोड़ रुपया ये डेट सिक्योरिटीज के हैं, NPS के हैं, PFRDA का पैसा है। अब आप मुझे बताओ कि UTI पब्लिक सेक्टर है, इसलिए हमने मान लिया। आज UTI कहती है मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ, इसलिए मैंने आह्वान देखिए कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर को आगे आके बोलना चाहिए कि UTI का कंट्रोल हम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बोलो ये प्राइवेट सेक्टर है, तो लोग यहाँ पे पैसा डालना बंद करेंगे। तो ये सीधी बात मीडिया के जरिए हम लोगों को तक पहुँचाना चाहते हैं। ये नंबर हुआ। दूसरा जो लोगों का पैसा है, मैंने जो रेगुलरली पैसा आता है इन्वेस्टर्स का उसके बारे में बताया, मैंने NPS का पैसे बताया जो PFRDA के जरिए आता है। अब मैं आता हूँ UTI के लोग कौन है। आखिर UTI ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक हिस्सा था, IDBI, नाबार्ड ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक हिस्सा था, लेकिन RBI के अफसर को पेंशन मिलती है और RBI के अफसर को IDBI के अफसर को मिलता है, लेकिन हमारे UTI के अफसर को IDBI और नाबार्ड जैसा पेंशन नहीं मिलता है। जो पेंशन 1994 में UTI पेंशन रेगुलेशन 1984 में आया, उसका एक ऑप्शन आया, तब इन लोगों को पता नहीं चला।
लेकिन नाबार्ड में और आरबीआई में और बैंकिंग में 2-2, 3-3 ऑप्शन आए। लेकिन यूटीआई में, आज की यूटीआई की मैनेजमेंट हमारे मांगने के बाद, हमारे 1200 लोगों को उन्होंने पेंशन के मांगने के बाद भी उनका लीगल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट के आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पिताजी चंद्रचूड़ जी ने कुछ सालों पहले कहा पेंशन इज अ सोशल सिक्योरिटी, पेंशन इज अ लीगल राइट, और वो लीगल राइट आरबीआई में, बैंकों में, आईडीबीआई में, नाबार्ड में और यूटीआई में आया। लेकिन यूटीआई के ऑफिसर, इनके पास आज तक किसी एक को भी पेंशन रेगुलेशन 1994 के तहत उनको वन मोर ऑप्शन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमने 1200 एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड को भेजे हैं, म्यूचुअल फंड है वहाँ के सीईओ रहमान को भेजे हैं, लेकिन इनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। अब आप बताइए, मैं कोर्ट में जाऊँ या क्या करूँ? मेरा पेंशन का हक, हमारे अफसर लोगों का हक, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने तब लिखा था जब वो सर्विस में थे, अब रिटायर होने के बाद सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा है, सारे विपक्षियों ने लिखा है, फिर भी इस देश की सरकार और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड मिस्टर रहमान लोगों के पैसे बर्बाद करता है और अफसरों का हक वो मार रहा है। और ये रहमान, मैं आपको बता दूं, मरते दम तक यूटीआई का चेयरमैन रहेगा, ये उसने रिजोल्यूशन बनाया है। और इस देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह पर एनम कितना होगा भाई? 12 करोड़ बता रहे हैं, 12 करोड़। आप मुझे बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितना मिलता है? आप मुझे बताइए इस देश के कारपोरेट्स को कितना मिलता है? लेकिन यूटीआई के सीईओ को 12 करोड़ मिलता है और मरते दिन तक वो सीईओ रहेगा। पेंशन 2.5 करोड़ और वो पेंशन मिलता है इसको 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ की पेंशन इसके पहले वाले यूके सिन्हा लेते हैं। अभी के यूके सिन्हा भी यूटीआई के चेयरमैन रह चुके, वो सेबी के चेयरमैन रह चुके। यूटीआई के चेयरमैन जो आते हैं, दामोदरन और यूके सिन्हा, ये सेबी के चेयरमैन भी बनते हैं। इनकी पेंशन उन्हें मिलती है, पहले वाले बॉस, आज के बॉस। और हमारे ऑफिसर्स जो जनरल मैनेजर होके भी रिटायर होते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है कुछ भी। इनका नंबर है 1200। इसलिए पास्ट एंड प्रेजेंट बॉसेस दे एंजॉय crores of rupees as a पेंशन, और वो भी जिस पेंशन के लिए लोग हम लड़े हैं, पेंशन उनको मिलती है और उनको 12 करोड़ की तनख्वाह मिलती है, और इन लोगों को कोई भी स्ट्रक्चर्ड वेजेस नहीं। और ये बात दीपम नाम का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जिसमें बीजेपी के एमपी, उनका नाम था दिलीप गांधी, वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया, दीपम ने इनकी सुनवाई की। लेकिन फिर भी दीपम की सुनवाई के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद, दीपम ने उनको कहा, यूटीआई को, आप इनके साथ बात करो, निगोशिएशन करो और पेंशन और सर्विस कंडीशन सेटल करो। लेकिन वो उन्होंने अभी तक किया नहीं। ये बात मैं 2017, 18, 19 की कर रहा हूँ। और रहमान जो है वो अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, वो अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अफसर भाइयों की तनख्वाह तो छोड़ दो, पेंशन भी नहीं बढ़ाते हैं। तो आज के हालात में ऐसी जो एक अनडेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप जो यूटीआई के म्यूचुअल फंड में है, इसके खिलाफ, और वो जनता के पैसे का, जिसको कहते हैं साइफरिंग कर रहे हैं, गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से इस देश के गंदे कारपोरेट्स के पास वो पैसा पहुंचा रहे हैं। और इसलिए ऐसे यूटीआई को उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी सेबी, उसकी क्या एग्जैक्टली यूटीआई के मैनेजमेंट को पनिशमेंट करेगा, ये सवाल हम पूछते हैं। तो मैंने आपके सामने 4 या 5 मुद्दे रखे हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता और इस देश की सरकार और इस देश की विपक्षी पार्टियां, इन सबसे अपील करता हूं कि यूटीआई एक पब्लिक सेक्टर है और ये खुद कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर है। तो ये सवाल पहला तय होने जाना चाहिए। दूसरी बात, यूटीआई की ओनरशिप अभी भी LIC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ये प्राइवेट सेक्टर कैसे हो सकता है? और टी रोवे प्राइस आज यहाँ पे ओनरशिप करता है, और टाटा म्यूचुअल फंड में भी टी रोवे प्राइस एक बोर्ड मेंबर है। और मैं आपको बता दूं कि टाटा म्यूचुअल फंड में यूके सिन्हा भी बोर्ड मेंबर है। और मार्केट में जो आप लोगों ने मीडिया में रिपोर्ट किया है पिछले साल भर में कि टाटा म्यूचुअल फंड
यूटीआई म्यूचुअल फंड को कब्जा लेना चाहता है। जिसे टाटा के पास एयर इंडिया सौंप दी गई, टाटा को एयर इंडिया सौंप दी गई, वैसे इस देश की सबसे पहली म्यूचुअल फंड यूटीआई म्यूचुअल फंड, वो टाटा म्यूचुअल फंड को सौंपने की तैयारी हो रही है। ये पर्दे की पीछे वाली बातमी है या पर्दे की आगे वाली बातमी है, ये मीडिया को तय करना है। इसके अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और कुछ ये जो यूटीआई की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ा देने वाली बातें हैं वो मैं अगले कॉन्फ्रेंस में बताऊं, वो ज़मीन के बारे में है। लेकिन अब मैं यूटीआई के फंड्स मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट और उनकी आप इन्वेस्टर्स की जो पैसा उनके पास 15 लाख करोड़ है उसकी, जैसे मैं कहता हूं कि देयर इज़ नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देयर इज़ नो विसल ब्लोअर पॉलिसी। और सेबी क्या कर रही है, कंपनीज एक्ट में यूटीआई को क्या पनिशमेंट होगा। और सबसे अहमदा सवाल, मेरी इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट का भविष्य क्या है। और पीएफआरडी में जो पैसा एनपीएस का आया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोगों का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के लोगों का है, रेलवे का है, पोस्ट का है, इन सबके पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का, एनपीएस का क्या होगा। तो भविष्य इनका बहुत ही अंधेरा है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन पर सवाल उठाइए, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब ऑल इंडिया यूटीआई शेयर होल्डर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया यूटीआई एएमसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं देता हूं। मैं दोनों संस्था का मैं चेयरमैन हूं। धन्यवाद।